नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो भी साथी बिहार जीविका की तैयारी करते हैं, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बुक लेकर आ गया है। जो भी साथी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर की तैयारी करते हैं, उसके लिए संपूर्ण तैयारी जो है एक ही बुक से करवाया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग लास्ट समय में तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस बुक में आपको सभी सब्जेक्ट का टॉपिक बाय टॉपिक जो है क्वेश्चन मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, ठीक है। यानी आपको 2167 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बुक में मिलेगा, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं जीविका का सब्जेक्ट जो है नॉलेज पूछा जाता है 20 क्वेश्चन, उसी का हम लोग चैप्टर 1 का वन शॉट करने वाले हैं, ठीक है। पहले आप लोग इस बुक का जो है वो थ्योरी देख लीजिए किस प्रकार आपको दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे विषय सूची मिल जाएगा, ठीक है। और विषय सूची में सारे जो टॉपिक पूछा जाएगा वो सारे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण योजना मिल जाएगा। आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन। आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आधुनिक भारत, उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद मैथ और रीजनिंग भी मिल जाएगा, ताकि यहाँ से आप लोग कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैथ और रीजनिंग मिल जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेगा। वो सारे टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है और सभी का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे मैथ है, रीजनिंग है, और यहाँ से स्टार्ट होता है जो है जीविका का जो सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाएगा, वो यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रामीण विकास की समझ। यहीं से हम लोग चैप्टर 1 जो है जीविका नॉलेज का यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी सभी चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं, जितने भी चैप्टर इस बुक में दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। इस सारे जो है टॉपिक का वन शॉट करने वाले हैं। एक वन शॉट आएगा पुरस्कार और सम्मान से, नेक्स्ट वीडियो आएगा महत्वपूर्ण योजना से, ठीक है। उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास का एक वन शॉट आएगा। यानी लगभग 10 से 12 वन शॉट आएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो जल्द ही होने वाला है, तो अब आपको सिर्फ वन शॉट मिलेगा, ठीक है। यानी एक ही वीडियो में उस टॉपिक का सारे क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वन शॉट लिखिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में वन शॉट लिखकर जो है कमेंट कीजिए, आपको हर चैप्टर का एक वन शॉट मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस भी आया है, एक महत्वपूर्ण जो है पेड ग्रुप भी बनाया गया है, ताकि आप लोग उस ग्रुप में शामिल होकर जो कम समय में अधिक से अधिक तैयारी आप लोग कर सकते हैं। चलिए उस ग्रुप के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, जो भी साथी लास्ट समय में बिहार जीविका का सिलेक्शन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी से आप लोग इसी बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इस सारे बुक का जो है नोट्स मिल जाएगा और हाईलाइट आंसर मिल जाएगा। देखिए लगभग 5 से 6 बुक का जो है अभी तत्काल आपको मिलेगा, और 1 से 2 दिन में और भी बुक का जो है आपको प्रैक्टिस सेट का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग कम समय में सारे बुक जो है यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, जल्दी से आप लोग व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको इस जो है पेड ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ 50 पैसे में एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और जो भी महत्वपूर्ण नोट्स मिलेगा वो सारे इस पेड ग्रुप में डाल दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग इस वो नंबर पर जो है व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। मात्र आपको 99 रुपया पेड करना है, ठीक है। मात्र 99 में सारे नोट्स मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग जो है मैसेज कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जीविका नॉलेज का चैप्टर 1, ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम है ग्रामीण विकास की समझ, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बार यहाँ से सारे क्वेश्चन रिवीजन जो है वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अगर पेड ग्रुप में शामिल है तो वहाँ पे आपको PDF मिल गया होगा, ठीक है। यहाँ से थ्योरी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से सोल्यूशन करते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सारे क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग यहाँ से रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा। प्रथम क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से जो है आप लोग इसका आंसर बताइए। तो ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास हो जाएगा। ठीक है, इसका विश्लेषण है कि ग्रामीण विकास का उद्देश्य केवल कृषि नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, सामाजिक और आर्थिक सहित समग्र विकास करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण विकास की अवधारणाओं में किन क्षेत्रों का समावेश होता है? ग्रामीण विकास की अवधारणाओं में किन क्षेत्रों का समावेश होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण है कि ग्रामीण विकास बहुआयामी है। इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, सामाजिक न्याय आदि शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास की परिभाषा के अनुसार मानव केंद्रित प्रक्रिया किसे कहा गया है? यानी ग्रामीण विकास की अवधारणाओं के अनुसार मानव केंद्रित प्रक्रिया किसे कहा गया है? तो ग्रामीण विकास को कहा गया है, ग्रामीण विकास को कहा गया है। इसका विश्लेषण है कि ग्रामीण विकास को मानव केंद्रित माना जाता है क्योंकि इसका लक्ष्य ग्रामीण समाज के जीवन स्तर को सुधारना है। इसका लक्ष्य है कि ग्रामीण समाज के जीवन स्तर को सुधारना है। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो आप लोग यहाँ से एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किस योजना काल से प्रारंभ हुआ था? ग्रामीण विकास शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किस योजना काल से प्रारंभ हुआ था? तो जल्दी से जो है इसका आंसर बताइए। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से, प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो है ये ग्रामीण शब्द का प्रयोग ज़्यादा हुआ था। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था, 1951 से 56 तक था। इसी में जो है ग्रामीण विकास एवं कृषि सुधारों पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण विकास की अवधारणा किस प्रकार की है? ग्रामीण विकास की अवधारणा जो है वो किस प्रकार की है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बहुआयामी, बहुआयामी हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्रामीण विकास केवल कृषि तक सीमित नहीं है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचना ढांचा, महिला सशक्तिकरण आदि सभी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण जनता के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से है। यह कथन किसने दिया था? ग्रामीण विकास का अर्थ जो है ग्रामीण जनता के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से है। यह कथन किसने दिया था? तो ये डॉक्टर रघुनाथन ने दिया था। डॉक्टर जो है रघुनाथन ने दिया था। देखिए यहाँ पे आंसर है डॉक्टर रघुनाथन ने दिया था। डॉक्टर रघुनाथन के अनुसार ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य केंद्र बिंदु ग्रामीण जनताओं का सर्वगिन विकास करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार ग्रामीण विकास किस पर आधारित है? महात्मा गांधी के अनुसार ग्रामीण विकास किस पर आधारित है? तो ये आत्मनिर्भर गांव पर आधारित है, आत्मनिर्भर गांव पर आधारित है। ठीक है, यानी गांधी जी का सपना था कि हर गांव आत्मनिर्भर हो और अपने संसाधन खुद से विकास करें। ठीक है, ये गांधी जी का सपना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रामीण विकास की अवधारणा कब से चर्चित हुई? ग्रामीण विकास की अवधारणा जो है वो कब से चर्चित हुई? तो ये स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद चर्चित हुआ है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता के बाद योजनाबद्ध विकास की शुरुआत हुई जिसमें ग्रामीण विकास को विशेष महत्व दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? तो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि गरीबी उन्मूलन करना, गरीबी उन्मूलन करना। ठीक है, यानी गरीबी को खत्म करना। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी यानी गरीबी की समस्या सबसे प्रमुख है, इसलिए विकास का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना है। विकास का मूल उद्देश्य गरीबी को हटाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास का अर्थ है कि ग्रामीण समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, या किसकी परिभाषा है? ग्रामीण विकास का अर्थ है कि ग्रामीण समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, या किसकी परिभाषा है? तो दोस्तों ये विश्व बैंक का परिभाषा है, विश्व बैंक की परिभाषा है। ठीक है, यानी विश्व बैंक ग्रामीण ग्रामीण विकास को जीवन गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से परिभाषित करता है जिसमें आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास की परिभाषा में कौन सा तत्व आवश्यक है? ग्रामीण विकास की परिभाषा में कौन सा तत्व आवश्यक है?
तो हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हो जाएगा। ठीक है, यानी बिना शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से कोई भी विकास अधूरा है, इसलिए यह ग्रामीण विकास की परिभाषा के मुख्य घटक है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक बार जरूर शुरू से लेके लास्ट तक देख लीजिएगा। और जो भी साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वन शॉट जैसे ही अपलोड होगा उसका जो है नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हम लोग इस वीडियो का लक्ष्य रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का। अगर आप लोग 1000 लाइक पूरा करते हैं तो जल्द ही आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य किससे है? ग्रामीण विकास का तात्पर्य जो है वो किससे है? तो सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रगति से, सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रगति हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ग्रामीण विकास केवल पैसों कमाने तक सीमित नहीं है, इसमें सामाजिक समानता, जातीय भेदभाव का अंत और महिलाओं का सशक्तिकरण भी शामिल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया कैसे होती है? ग्रामीण विकास की प्रक्रिया कैसे होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं, हाँ, सतत और बहुआयामी, सतत और बहुआयामी हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, सामाजिक सुधार और राजनीतिक सभी क्षेत्रों को जोड़ती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास के मूल तत्व कौन से हैं? ग्रामीण विकास के मूल तत्व कौन से हैं? तो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और मानव संसाधन विकास। ग्रामीण विकास के मूल तत्व है आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना और मानव संसाधनों का विकास करना, यानी ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए, इसका जो है विश्लेषण है कि आर्थिक अवसर, सामाजिक समानता और शिक्षा स्वास्थ्य के माध्यम से मानव संसाधन विकास ही ग्रामीण विकास का नींव है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास का आधारभूत ढांचा क्या है? ग्रामीण विकास का आधारभूत जो ढांचा है वो क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सड़क, बिजली और पानी, सड़क, बिजली और पानी हो जाएगा। ठीक है, यानी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा संस्थान जैसे आधारभूत ढांचे के बिना कोई गांव विकसित नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास एक सतत प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि यह लगातार चलती रहती है, या लगातार चलती रहती है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, विकास का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता है, यह हमेशा बेहतर जीवन की खोज में चलते रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ग्रामीण विकास को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी पंचायती राज स्तरीय, पंचायती स्थानीय स्तर पर जनता की ज़रूरतें पहचान कर योजना बनाती है और लागू करती है, इससे विकास अधिक प्रभावी होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका उद्देश्य है कि मानव कल्याण करना, मानव को कल्याण करना, ये जो है ग्रामीण विकास का उद्देश्य होता है। ठीक है, किसके अनुसार? तो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार। चलिए, इसका विश्लेषण है कि यानी यूएनओ ग्रामीण विकास को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं मानता। इसके अनुसार इसका असली उद्देश्य ग्रामीण जनताओं को बेहतर जीवन परिस्थिति प्रदान करना, गरीबी कम करना, शिक्षा व स्वास्थ्य देना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए पहला संगठित प्रयास कब हुआ था? भारत में ग्रामीण विकास के लिए पहला संगठित प्रयास कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 के दशक में 1920 के दशक से ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना पर कार्य शुरू हुआ था। 1920 के दशक से ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना पर कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामोदय की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? ग्रामोदय की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, गांधी जी ने ग्राम स्वराज और ग्रामोदय पर बल दिया था, जहां गांव आत्मनिर्भर इकाई बने। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये 1952 में शुरू हुआ था, 1952 में शुरू हुआ था। ठीक है, यानी 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे का विकास था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि भारत में पहला राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत में पहला राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये जो है 1953 में शुरू हुआ था। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, इन्हें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू हुआ था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू हुआ था ताकि गांव तक तकनीकी जानकारी पहुंचाई जा सके। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में शुरू हुआ था, लेकिन 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम शुरू हुआ था। इससे इसका उद्देश्य क्या था कि गांव तक तकनीकी जानकारी पहुंचाई जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति 1957 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, 1957 की इस समिति ने ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की, जिससे 1959 में राजस्थान में पहला पंचायती राज लागू हुआ था। यानी पहला पंचायती राज राजस्थान में लागू हुआ था 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचायती राज प्रणाली कहाँ शुरू हुआ था? भारत में प्रथम पंचायती राज प्रणाली कहाँ शुरू हुआ था? तो ये राजस्थान में 1959 में, अभी बताए थे, राजस्थान में 1959 में शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पंचायती राज की द्वितीय प्रयोगशाला किस राज्य को कहा गया है? पंचायती राज की द्वितीय प्रयोगशाला किस राज्य को कहा गया है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये आंध्र प्रदेश को कहा गया है। यानी 1959 में ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया था, इसलिए इसे द्वितीय प्रयोगशाला कहा गया है। यानी राजस्थान के बाद दूसरा राज्य ये आंध्र प्रदेश ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण ऋण सुधारों के लिए पहली प्रमुख संस्था कौन सी है? ग्रामीण ऋण सुधार के लिए पहली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ये नाबार्ड, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। यानी स्वतंत्रता के बाद नाबार्ड को ग्रामीण किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया था। यानी नाबार्ड है इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। यह ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस दशक में हुआ था? हरित क्रांति का शुरुआत जो है वो भारत में किस दशक में हुआ था? तो हो जाएगा दोस्तों ये 1960 के दशक में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। ठीक है, यानी 1960 के दशक में उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई तकनीकी से भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। इसके जन्मदाता डॉक्टर स्वामीनाथन है। यानी हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRDP कब शुरू हुआ था? IRDP कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1980 में शुरू हुआ था। चलिए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। IRDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीबी को स्वरोजगार हेतु ऋण अनुदान प्रदान करना। ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार हेतु ऋण और अनुदान प्रदान करना। ठीक है, ये IRDP का काम है और इसका स्थापना 1980 में हुआ था। 1980 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की देन है? तो दोस्तों ये किस समिति की देन है? तो बलवंत राय मेहता समिति की देन है। ठीक है, इस समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था, इसमें आता है ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद। त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद होता है। ठीक है, इसमें होता है त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ था? सहकारी आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ था? तो ये 1904 में शुरू हुआ था। 1904 में सहकारी आंदोलन शुरू हुआ था।
ठीक है। यानी 1904 में सहकारी ऋण समितियां अधिनियम को अंतर्गत सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये शुरू हुआ था 1975 में। 1975 में आईसीडीएस शुरू हुआ था। ठीक है, यानी यह आईसीडीएस जो है ये कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। बच्चों और महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार हेतु, बच्चों एवं महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए जो है यानी आईसीडीएस का शुरुआत हुआ था। ठीक है, 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी रेखा की अवधारणा कब लागू की गई थी? ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी रेखा की अवधारणा कब लागू की गई थी? तो दोस्तों ये 1978 में लागू की गई थी। ठीक है, 1978 में योजना आयोग ने गरीबी रेखा की परिभाषा दी ताकि गरीबों के लिए लक्षित योजनाएं बनाई जा सकी, गरीबों के लिए लक्षित योजनाएं बनाई जा सकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरोजगार यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू किया गया था? तो ये 1999 में लागू की गई थी। ठीक है, चलिए यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 1999 से 2000 में शुरू की गई थी। या शुरू की गई एक योजना थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के सभी पहलुओं में सहायता प्रदान करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये कब शुरू हुआ था? तो 2005 में शुरू हुआ था। 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण है कि ग्रामीण जनसंख्या विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए 12 अप्रैल 2005 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 2006 में मनरेगा भारत में 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए मनरेगा यानी 2006 के तहत हर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का गारंटी योजना दिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2001 में शुरू हुआ था। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था ताकि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जा सके। ठीक है, चलिए रोजगार गारंटी के लिए NREP कब शुरू हुआ था? रोजगार गारंटी के लिए NREP कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 1980 में। रोजगार गारंटी के लिए NREP ये 1980 में शुरू हुआ था, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य सतत सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर विकसित करना था। ठीक है, NREP को बाद में 1989 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के साथ मिलाकर जवाहर रोजगार योजना बना दिया गया था। यानी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम था इसको भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के साथ मिलाकर 1989 में जवाहर रोजगार योजना बना दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जवाहर रोजगार योजना ये कब शुरू हुआ था? अभी बताए थे जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? तो ये 1989 में यहाँ बताए थे 1989 में शुरू हुआ था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं राजीव गांधी ने 1989 में JRY जवाहर रोजगार योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में कब स्थापित हुआ था? ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में कब स्थापित हुआ था? तो ये 1982 में स्थापित हुआ था। ठीक है,
यानी 1982 में ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया गया था ताकि ग्रामीण योजनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से लागू किया जा सके। समानता अक्टूबर 1974 में ग्रामीण विकास विभाग के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया था। फिर 18 अगस्त 1979 को इसका अपना एक मंत्रालय बना, जिसे 1982 में इस मंत्रालय का नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया था। ठीक है, 1979 में एक मंत्रालय बना जिसका नाम 1982 में आया था ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 2011 में शुरू हुआ था। 2011 में शुरू हुआ था। ठीक है, यानी 2011 में शुरू हुआ NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की समाधान स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना था। ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण रोजगार के लिए ट्राइसेम कब शुरू किया गया था? ग्रामीण रोजगार के लिए ट्राइसेम कब शुरू किया गया था? तो ये 1979 को शुरू किया गया था। ठीक है, ट्राइसेम का जो है फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार दिलाना था। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार दिलाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ? तो ये 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुआ था। ठीक है, 2000 ईस्वी से लागू हुए इस योजना का उद्देश्य हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना था। इस योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं की मदद से सड़क का निर्माण किया जाता है। यानी पंचायती राज संस्थाओं की मदद से सड़क का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री निकेतन परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? श्री निकेतन परियोजना जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा श्री निकेतन परियोजना शुरू किया गया था। ठीक है, श्री निकेतन परियोजना भारत के प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1922 में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थापित एक ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था और ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य गाँव में आत्मनिर्भरता लाना और जीवन स्तर में सुधार करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोदय आंदोलन किसके नाम से जुड़ा हुआ है? सर्वोदय आंदोलन जो है किसके नाम से जुड़ा हुआ है? तो विनोबा भावे के नाम से जुड़ा हुआ है। विनोबा भावे के नाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था, जो बाद में सर्वोदय आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस संशोधन से मिला है? पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है वो किस संशोधन से मिला है? तो दोस्तों ये 73वां संशोधन से मिला है। 73वां संशोधन 1992 में हुआ था। इसी संशोधन से 33% आरक्षण जो है पंचायती राज में महिलाओं को मिला है। ठीक है, 1992 में 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कब स्थापित हुआ था? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कब स्थापित हुआ था? तो 1957 में स्थापित हुआ था। 1957 में स्थापित हुआ था, यानी अप्रैल 1957 में KVIC यानी खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। KVIC का उद्देश्य खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। ठीक है, नाबार्ड एक भारतीय विकास वित्तीय संस्थान है, जिसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में भारत की संसद द्वारा ग्रामीण विकास, सूक्ष्म वित्त और जलवायु परिवर्तन समन्वय परियोजनाओं के लिए ऋण सहित वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से टिकाऊ कृषि और ग्रामीण समृद्धि को
बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, यानी जो नाबार्ड है इसका स्थापना 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। बस इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये 2009 में शुरू हुआ था। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम वर्ष 2009 में शुरू हुआ था, जिससे पहले त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 2019 में इसे जल जीवन मिशन में समाहित कर दिया गया। 2019 में इसे जल जीवन मिशन में जो है जोड़ दिया गया था। ठीक है, यानी विलय कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे ऊपर स्तर कौन सा है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे ऊपर स्तर कौन सा है? तो पीछे बताए थे सबसे ऊपर स्तर जो है वो जिला पंचायत होता है। जिला पंचायत सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, सबसे ऊपर जिला पंचायत होता है। ठीक है, चलिए यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं में भारत में ग्रामीण स्थानीय सुशासन की एक प्रणाली है या त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें सबसे ऊपर स्तर पर जिला पंचायत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? ये बताए थे आपको, राजस्थान में लागू हुआ था 1959 में। राजस्थान में 1959 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटावा प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? इटावा जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अल्बर्ट मेयर के द्वारा जो है शुरू किया गया था इटावा प्रोजेक्ट। अमेरिका समाज सुधारक अल्बर्ट मेयर ने 1948 में इटावा प्रोजेक्ट की शुरुआत किया था। यह ग्रामीण का पहला प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नीलो केरी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ग्रामीण पुनर्निर्माण से संबंधित है। ठीक है, नीलो केरी प्रोजेक्ट जो है 1948 में शुरू हुआ था। यह ग्रामीण पुनर्निर्माण पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए EAS किस वर्ष शुरू हुआ था? EAS जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जल्दी से जो है इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों EAS जो है ये 1993 में शुरू हुआ था। रोजगार आश्वासन योजना जो है 1993 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1993 में शुरू हुआ था। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 1993 में 2 अक्टूबर को, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को कम कृषि मौसम के दौरान कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम को सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना था। ठीक है, अप्रैल 1997 तक इस योजना को सभी ग्रामीण ब्लॉक तक विस्तारित कर दिया गया था। बाद में 2005 में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, 2005 में जो मनरेगा आया था उसी में इसको शामिल कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइबल सब प्लान TSP कब शुरू किया गया था? TSP कब शुरू किया गया था? तो TSP जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में शुरू किया गया था। TSP 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, यानी जनजातीय उप योजना का शुरुआत 1974 से 75 में हुआ था, जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों के तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य आधार क्या है? तो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। ठीक है, कृषि है। भारत की लगभग 65 से 70% ग्रामीण जनसंख्या कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है, इसीलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो विशेषता है कृषि पर निर्भरता हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित व्यवसायों पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्याओं का प्रतिशत लगभग कितना है? भारत में ग्रामीण जनसंख्याओं का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इस 65% से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 68.8 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इतनी बड़ी ग्रामीण आबादी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी कृषि प्रधान एवं ग्रामीण संरचना वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है वो कैसा होता है? तो हो जाएगा दोस्तों अविकसित और कृषि प्रधान, अविकसित और कृषि प्रधान हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि यह अभी भी पूरी तरह विकसित नहीं है और कृषि पर आधारित है। यहाँ उत्पादन तकनीकी आधुनिक नहीं है, पूंजी का अभाव है और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी सीमित है। यही कारण है कि इसे अविकसित और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्रामीण परिवारों की आय का सबसे बड़ा स्रोत खेती, पशुपालन, कृषि मजदूर है। कृषि उत्पादन के साथ साथ दूध उत्पादन, बकरी पालन, मछली पालन जैसी गतिविधियां ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने में मदद करती है। कुछ लोग लघु उद्योग या प्रवासी आय पर निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों का प्रमुख रूप कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग का प्रमुख रूप कौन सा है? तो लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बड़े औद्योगिक संयंत्र नहीं होते हैं। यहाँ शिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, बांस काठ के सामान, खादी, जूट और जैसे कुटीर और लघु उद्योग प्रचलित है। ये उद्योग स्थानीय संसाधनों और श्रम पर आधारित होते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में श्रम का स्वरूप कैसा होता है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्रम का स्वरूप जो है वो असंगठित और अकुशल होता है, असंगठित और अकुशल होता है। ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में कार्यबल का बड़ा हिस्सा असंगठित में होता है। अधिकांश मजदूरों के पास तकनीकी प्रशिक्षण या कौशल नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी का प्रमुख स्वरूप कौन सा है? तो बेरोजगारी का प्रमुख स्वरूप मौसमी और छिपी बेरोजगारी होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी का प्रमुख स्वरूप मौसमी और छिपी बेरोजगारी होता है। ठीक है, यानी कृषि कार्य मौसम पर आधारित होता है। फसल बोने और काटने के मौसम में ही अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। बाकी समय लोगों के पास काम नहीं होता है, जिसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। वहीं कई बार खेत में ज़रूरत से अधिक श्रमिक काम करते हैं लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ता है, इसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या क्या है? तो एक प्रमुख समस्या है पूंजी की कमी, पूंजी की कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का सामाजिक ढांचा प्राय किस आधार पर टिका होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पूंजी निवेश पर। एक मिनट का ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का सामाजिक ढांचा प्राय किस पर आधारित, यानी किस आधार पर टिका होता है? तो जाति और समुदाय पर टिका होता है। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण जो है करेंगे तो बहुत जो है वो समय लग जाएगा। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिए, आपको इसका फुल पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि अगर सोल्यूशन करते हैं सारे जो है सोल्यूशन का तो बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग सोल्यूशन को स्किप करेंगे। ठीक है, चलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में अधिकतर लोग किस प्रकार की आय पर निर्भर करते हैं? तो अधिकतर जो लोग हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में अधिकतर लोग वो निश्चित वेतन पर निर्भर होते हैं। कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में अधिकतर लोग किस प्रकार की आय पर निर्भर करते हैं? तो अस्थायी मजदूरी पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, अस्थायी मजदूरी पर निर्भर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं समानता कैसी होती है? ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाएं असमानता कैसी होती है? तो हो जाएगा दोस्तों ये सीमित और कमजोर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषता क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषता है कि प्राकृतिक जीवन शैली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक विशेषता क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक विशेषता क्या है? तो एक प्रमुख आर्थिक विशेषता जो है वो क्या है? चलिए तो ये हो जाएगा आत्मनिर्भरता और पारंपरिकता हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार का स्वरूप कैसा कैसा होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार का स्वरूप कैसा होता है। तो हो जाएगा दोस्तों ये मौसमी होता है, मौसमी रोजगार होता है। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में आय का स्तर कैसा होता है। ग्रामीण क्षेत्र में आय का स्तर कैसा होता है। तो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की असमानताओं का कारण क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की असमानता का वो कारण क्या है। तो भूमि का असमान बंटवारा, शिक्षा में असमानता और अवसरों की कमी, ये सभी है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यक्रम कार्यान्वय की निगरानी कौन करता है। ग्रामीण विकास की योजनाओं के कार्यान्वय की निगरानी जो है वो कौन करता है। तो ये पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम चल रहा है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन के लिए प्रारंभिक समय में कौन सा योजना लाई गई थी। गरीबी उन्मूलन के लिए प्रारंभिक समय में कौन सा योजना वो लाई गई थी। तो आईआरडीपी योजना लाई गई थी, यानी ग्रामीण समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। आईआरडीपी का फुल फॉर्म होता है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये कब लाई गई थी। तो 1978 से 79 में, 1978 से 79 में लाई गई थी। ठीक है, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों को सीधी आय सहायता देने वाला योजना कौन सी है। किसानों को सीधी आय सहायता देने वाली योजना जो है वो कौन सी है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। इसका स्थापना जो है 2019 में हुआ था, इसका स्थापना 2019 में हुआ था। और इस 3 किस्त में 6,000 रुपया जो है वो हर साल इस योजना के तहत किसानों को मिलता है। ठीक है, चलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की विशेषता क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की विशेषता क्या है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, श्रम प्रधानता, श्रम प्रधानता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बाजार किस प्रकार का होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का बाजार जो है किस प्रकार का होता है। तो स्थानीय और संकुचित, स्थानीय और संकुचित होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हो जाएगा दोस्तों यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन किस उद्देश्य के लिए पारित किया गया था। 73वां संविधान संशोधन किस उद्देश्य के लिए पारित किया गया था। तो हो जाएगा दोस्तों ये पंचायती राज यानी पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं की कितनी स्तरीय संरचना समानता होती है। पंचायती राज व्यवस्थाओं की कितनी स्तरीय संरचना होती है। तो हो जाएगा तो ये 3 स्तरीय यानी 3 स्तरीय होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 3 स्तरीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पंचायत का समानता कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। एक पंचायत का समानता कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो ये 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है। ग्राम सभा जो है वो किससे मिलकर बनती है। तो दोस्तों ये सभी 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं से, सभी 18 वर्ष के ऊपर के मतदाताओं से ग्राम सभा बनते हैं। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 11वीं अनुसूची का संबंध जो है वो किससे है। तो पंचायती राजों के कार्यों से, पंचायती राज के कार्यों से है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रणालियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। भारत में पंचायती राज प्रणाली को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो है वो कब लागू हुआ था। तो 1993 को, 1993 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था
किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? पंचायती राज व्यवस्थाओं का संवैधानिक दर्जा जो है किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो इसका जो है आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस अनुसूची में शामिल है? पंचायती राज किस अनुसूची में शामिल है? तो ये हो जाएगा यानी 11वीं अनुसूची में, पंचायती राज 11वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज का प्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? भारत में पंचायती राज का प्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था 1959 को, राजस्थान में हुआ था 1959 को 2 अक्टूबर को। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन कहलाता है? तो सरपंच, प्रधान और मुखिया ये सभी कहलाता है। ये ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है सरपंच होता है, प्रधान होता है और मुखिया होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर कराए जाते हैं? तो जो पंचायत चुनाव होते हैं वो 5 वर्ष पर होते हैं, 5 वर्ष पर होते हैं। ठीक है, चलिए पंचायत चुनाव कौन कराता है? पंचायत चुनाव जो है ये कौन कराता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिला परिषद का अध्यक्ष कहलाता है, जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वो कहलाता है। तो ये अध्यक्ष कहलाता है, जिला परिषद का अध्यक्ष ही कहलाता है। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो कितना है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण 33% है। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं का आरक्षण 33% है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में वित्तीय अधिकार सुनिश्चित करने के लिए किस आयोग की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज व्यवस्थाओं में वित्तीय अधिकार सुनिश्चित करने के लिए किस आयोग की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी वित्त आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों को विकास कार्यों के लिए धन मुख्यतः कहाँ से मिलता है? पंचायतों को विकास कार्यों के लिए धन जो है मुख्यतः कहाँ से मिलता है? तो ये पंचायत कर से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से सभी से कर मिलता है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी पंचायत को विकास करने के लिए जो धन मिलता है वो पंचायत कर से यानी पंचायत टैक्स से मिलता है, राज्य सरकार देता है और केंद्र सरकार भी देता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है कि गाँव का आश्वासन देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों को सौंपे गए कार्यों की सूची कहाँ दी गई है? पंचायतों को सौंपी गई कार्यों का सूची जो है वो कहाँ दी गई है, यानी किस अनुसूची में दी गई है? तो 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, पंचायती स्तर यानी पंचायती समिति जो है, पंचायती समिति किस स्तर पर होती है? पंचायती समिति किस स्तर पर होती है? तो खंड या ब्लॉक स्तर पर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो हो जाएगा दोस्तों नगरीय निकाय से, नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो ये 243 से 243 के ओ, यानी 243 के ए से 243 के ओ तक किया गया है। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में पंचायती राज को किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है? भारत में पंचायती राज को किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है? तो ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना का उद्देश्य क्या है? भारत में पंचायती राज की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण प्रशासन को स्थानीय स्तर पर देना। ठीक है, तो अब इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए पंचायती राज व्यवस्था का नारा क्या था? पंचायती राज व्यवस्था का नारा क्या था?
तो ग्राम स्वराज था, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है। 73वां संशोधन ने संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है। तो ये भाग जो है भाग 9 जोड़ा है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, भाग 9 जोड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्राम सभा की संवैधानिक परिभाषा किस अनुच्छेद में है। ग्राम सभा की संवैधानिक जो परिभाषा है वो किस अनुच्छेद में है। तो ये 243 का बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पीईएसए अधिनियम 1996 का संबंध किससे है। पीईएसए अधिनियम 1996 का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पांचवी अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। यानी पीईएसए का जो फुल फॉर्म होता है वो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ठीक है, चलिए यानी पीईएसए 1996 में इसका जो की फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ये पांचवी अनुसूची के आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभा पंचायतों को विशिष्ट शक्तियां देता है, जैसे कि योजनाओं की स्वीकृति, संसाधनों पर अधिकार, लाभार्थियों की पहचान आदि तक परंपरागत संस्थाओं का सम्मान और समावेश विकास हो। ठीक है, चलिए 3F सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है। यानी 3F सिद्धांत जो है ये किससे जुड़ा हुआ है। इसका जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो फंड्स, यानी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा फंड्स, फैक्शंस और फैक्शनरेशंस। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए मनरेगा 2005 के तहत ग्राम पंचायत की भूमिका क्या है। तो मनरेगा का जो भूमिका है वो क्या है। तो प्रधान कार्यान्वय प्राधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है। तो बाजार से उधारी ये ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई पंचायत या ई ग्राम स्वराज का उद्देश्य क्या है। ई पंचायत या ई ग्राम स्वराज का उद्देश्य क्या है। तो हो जाएगा डिजिटल पारदर्शिता और लेखांकन हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि स्वामित्व योजना 2020 का संबंध किससे है। स्वामित्व योजना 2020 का संबंध किससे है। तो ग्राम आबादी क्षेत्रों का ड्रोन सर्वे और संपत्ति कार्य, ग्राम आबादी क्षेत्रों का ड्रोन सर्वे और संपत्ति कार्य हो जाएगा। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज्यों के परिप्रश्रय में सशक्तिकरण का अंतिम मील किसे दर्शाता है। पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य में सशक्तिकरण का अंतिम मील जो है वो किसे दर्शाता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा में नागरिकों की भागीदारी। ग्राम सभा में नागरिकों की भागीदारी हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना एकीकरण के लिए पंचायतें किस स्तर पर समन्वय करती है। योजना एकीकरण के लिए पंचायतें जो है किस स्तर पर समन्वय करती है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम मध्य जिला 3 स्तर पर समन्वय करती है। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर न्याय के संदर्भ में पंचायतें क्या कर सकती है। तो पंचायतें जो है दोस्तों ये संपत्तियों का अध्ययन, सर्वे, सरल भुगतान प्रणाली, अपील तंत्र कर सकते हैं। संपत्तियों का अध्ययनता, सर्वे और सरल भुगतान प्रणाली अपील कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों की बैठक या कोरम आदि का निर्धारण कौन करता है। ग्राम पंचायतों की बैठक या कोरम आदि का निर्धारण कौन करता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज कानून या नियम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतें रोजगार या आजीविका बढ़ाने में क्या कर सकती है। पंचायतें रोजगार या आजीविका बढ़ाने में क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल प्रशिक्षण, SHG यानी स्वयंसहायता समूह, लिंकिंग या संपत्ति निर्माण और बाजार सुविधाएं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पंचायतों में अध्यक्ष पदों का आरक्षण संबंधी प्रावधान कहाँ है? पंचायतों में अध्यक्ष पदों का आरक्षण संबंधी प्रावधान जो है वो कहाँ पर है? तो ये 243 के डी में, 243 के डी में, यानी आर्टिकल 243 के डी में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों के लिए हस्तांतरण का आकलन करने वाला समानता संकेतक कौन सा है? तो सामान्य संकेतक जो है वो डेवोल्यूशन इंडेक्स या रैंकिंग, डेवोल्यूशन इंडेक्स या रैंकिंग हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आपदा प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका क्या है? आपदा प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका जो है वो क्या है? तो जोखिम आकलन, तैयारी, राहत व पुनर्वास में स्थानीय समन्वय। जोखिम आकलन, तैयारी और राहत व पुनर्वास में स्थानीय समन्वय होता है। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि आधारित यानी कृषि, सिंचाई, मत्स्य, पशुपालन जैसे विषय किस अनुसूची में पंचायतों हेतु निहित है? कृषि, सिंचाई, मत्स्य, पशुपालन जैसे विषय किस अनुसूची में पंचायतों हेतु निहित है? तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ठीक है। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण क्या है? पंचायतों में ओबीसी आरक्षण जो है वो क्या है? तो राज्य पर निर्भर करता है, राज्य पर निर्भर है। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला नियोजन समिति डीपीसी का संबंध किस अनुच्छेद में है? जिला नियोजन समिति डीपीसी का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो 243 का जड डी में, तो 243 के जड डी अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा किस संदर्भ में सबसे अधिक प्रचलित है? सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा किस संदर्भ में सबसे अधिक प्रचलित है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनरेगा। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा मनरेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं है, जिला स्तर पर पंचायती राज संस्था है, तो हो जाएगा दोस्तों ये जिला परिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा किसने दी थी? द्विस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा किसने दी थी? तो हो जाएगा दोस्तों ये अशोक मेहता समिति हो जाएगा। जबकि बलवंत राय मेहता ये त्रिस्तरीय था और अशोक मेहता समिति ये द्विस्तरीय है। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय है। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद के तहत कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद के तहत कराता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 243 के अनुच्छेद 243 के हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्राम पंचायत के वित्तीय स्रोत में कौन सा शामिल नहीं है? ग्राम पंचायत की वित्तीय स्रोत में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय ऋण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जिला योजना समिति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 के जड डी, 243 के जड डी हो जाएगा। ऑप्शन चॉइस का ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रामीण विकास के भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं की सबसे बड़ी भूमिका क्या होगी? तो सबसे बड़ी जो भूमिका होती है हो जाएगा स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर विकास हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के भविष्य को किस प्रकार प्रभावित करेगा? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ई गवर्नेंस और पारदर्शिता बढ़ाएगा, यानी ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भविष्य में पंचायतों की सफलता का मुख्य आधार क्या है? भविष्य में पंचायतों की सफलता का मुख्य आधार क्या होगा? तो तकनीकी नवाचार और सन सहभागिता हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रामीण विकास के भविष्य में कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होगा? ग्रामीण विकास के भविष्य में कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होगा? तो कृषि और कौशल विकास हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भविष्य में पंचायतों की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए सबसे व्यावसायिक कदम कौन सा है?
यानी भविष्य में पंचायतों की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए सबसे आवश्यक जो है कदम है वो क्या हो जाएगा? तो स्थानीय कराधान और वित्त आयोग की अनुशंसा लागू करना, स्थानीय कराधान और वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू करना ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का भविष्य किसके बारे में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का भविष्य किसके बारे में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा गांव की सरकार, गांव के द्वार, गांव के सरकार और गांव के द्वार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भविष्य में पंचायतों की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होगी? भविष्य में पंचायतों की सबसे बड़ी चुनौती कौन सा होगा? तो हो जाएगा यानी वित्तीय आत्मनिर्भरता, वित्तीय आत्मनिर्भरता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का भविष्य किस सिद्धांत पर सबसे अधिक आधारित है? पंचायती राज का भविष्य किस सिद्धांत पर सबसे अधिक आधारित है? तो ये विकेंद्रीकरण हो जाएगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट ग्राम की अवधारणा पंचायती राज के भविष्य में किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? स्मार्ट ग्राम की अवधारणा पंचायती राज के भविष्य में किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा दोस्तों ये ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाना, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पंचायती राज संस्थाओं का भविष्य किस प्रकार सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है? पंचायती राज संस्थाओं का भविष्य किस प्रकार सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और स्वच्छता लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर पूरा करके, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और स्वच्छता लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर पूरा करके, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भविष्य में पंचायतों में युवाओं की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होगी? भविष्य में पंचायतों में युवाओं की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होगी? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी व नवाचार आधारित विकास लाने के लिए, तकनीकी व नवाचार आधारित विकास लाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रमुख सरकारी योजना और उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से अपलोड हो तो जल्दी से आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिखकर जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जल्द ही आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का जो वीडियो है वो लिंक आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगा। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम लिंक नीचे मिलेगा। ठीक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम जो है वो जल्द ही होने वाला है, तो जितना हो सके आप लोग नोट्स से वो रिविजन कीजिए। ठीक है, तो नोट्स लेने के लिए जल्दी से आप लोग जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। ठीक है, आपको नोट्स सारे जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।